नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल, डीएमआरसी, आईटीआई आदि सभी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर को में रेटेड किया जाता है, जिनके विकल्प हैं KW, KWH, KV, KVA। जिसका राइट आंसर है किसी ट्रांसफार्मर को KVA में रेटेड किया जाता है। दोस्तों, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की क्षमता को KVA में व्यक्त करते हैं, जो कि इसकी रेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, जिनके विकल्प दिए गए हैं लेंज के नियम, किरचॉफ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, म्यूचुअल इंडक्शन। जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, जब किसी कॉइल में प्रत्यावर्तीय विद्युत धारा अर्थात एसी करंट प्रभावित की जाती है तो उसके चारों ओर एक प्रत्यावर्तीय चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाती है। दोस्तों, इसी चुंबकीय क्षेत्र के पास रखी हुई दूसरी कॉइल चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा छेदित की जाती है और इसमें विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। इसी सिद्धांत को हम म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत या सह प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बढ़ाता है, जिनके विकल्प हैं वोल्टेज, आवृत्ति, बिजली, करंट। जिसका राइट आंसर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग के मुकाबले सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा कॉइल के टर्न लपेटे जाते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम स्टेबलाइजर, इन्वर्टर आदि में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है, जिसके ऑप्शन है आवृत्ति व करंट, फ्लक्स व वोल्टेज, वोल्टेज व करंट या आवृत्ति। जिसका राइट आंसर है आवृत्ति। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक पक्षों में आवृत्ति स्थिर रहती है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति का मान सदैव कांस्टेंट रहता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति का मान कम या ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक प्रेरित ईएमएफ E1 और E2 हमेशा होते हैं, जिनके ऑप्शन है लोड पर निर्भर, एक दूसरे के विपरीत फेज में, एक दूसरे के समान फेज में, परिमाप के बराबर। जिसका राइट आंसर है एक दूसरे से समान फेज में। दोस्तों, जिस प्रकार ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का मान प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक समान रहती है, ठीक उसी प्रकार इनके फेज क्रम भी एक दूसरे से समान फेज में रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर में न्यूनतम वोल्टेज नियंत्रण होता है जब लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, जिनकी ऑप्शन है अग्रगामी, पश्चगामी, इकाई या 0.8। जिसका राइट आंसर है जब लोड का पावर फैक्टर अग्रगामी होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का अपना कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर से जुड़े लोड के ऊपर होता है। जैसा लोड होगा वैसा उसका पावर फैक्टर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया चित्र कौन से कनेक्शन को दर्शाता है, जिनके ऑप्शन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जिसका राइट आंसर है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टाइप का होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पतले तारों की ज्यादा लपेट संख्या से बनी होती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में मोटे तार की 2 से 10 तक की लपेट संख्या से बनी होती है। दोस्तों, इस प्राइमरी वाइंडिंग में 1000 से 22000 वोल्टेज दी जाती है तो यह 50 वोल्टेज से 100 वोल्ट कर देती है, इसलिए इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है,
आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टैटिक उपकरण कहा जाता है, जिसके ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इंडक्शन मोटर या अल्टरनेटर। जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर। दोस्तों, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टैटिक उपकरण है जो आवृत्ति में परिवर्तन किए बिना विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर कर सके। जिसका राइट आंसर ट्रांसफार्मर होगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा ट्रांसफार्मर आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी को और फेज क्रम को परिवर्तित नहीं करता है, यह केवल वोल्टेज और करंट को घटाता या बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता, इसके साथ जुड़े हुए लोड के अनुसार इसका पावर फैक्टर कार्य करता है। अगला प्रश्न है 200 वोल्ट 10 संबंधी 1 टर्न अनुपात ट्रांसफार्मर को गलती से 200 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप क्या होगा। जिसके ऑप्शन है प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी, प्राथमिक व द्वितीयक दोनों वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी, 200 वोल्ट डीसी द्वितीयक पर उपलब्ध होगा या 20 वोल्ट डीसी द्वितीयक पर उपलब्ध होगा। जिसका राइट आंसर है प्राथमिक वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। दोस्तों, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। जब हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, लेकिन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रश्न है सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटे ट्रांसफार्मर की पहचान करनी है। जिसका राइट आंसर है 2 केवीए 700 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर सबसे छोटा ट्रांसफार्मर होगा। दोस्तों, किसी भी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्रीक्वेंसी एक समान होती है। साथ ही साथ यदि एक समान रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले सर्किटों के साथ जोड़ना हो तो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस ट्रांसफार्मर का आकार छोटा होगा और जिस ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी कम होगी उस ट्रांसफार्मर का आकार बड़ा होगा। ध्यान रहे दोस्तों, इस प्रकार की तुलना हम तभी कर सकते हैं जब उसकी रेटिंग एक समान हो। जैसा कि आप विकल्प में देख सकते हैं कि इन सभी ट्रांसफार्मरों की रेटिंग एक समान है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर आकार में सबसे छोटा होता है। जिसके विकल्प दिए गए हैं। यहां पे राइट आंसर है 5 केवीए 100 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर सबसे छोटा ट्रांसफार्मर होगा। दोस्तों, यह प्रश्न पिछले प्रश्न जैसा ही है। आप यहां देख सकते हैं कि सभी ट्रांसफार्मरों की रेटिंग एक समान है, इसलिए दिए गए विकल्पों में से 5 केवीए 100 हर्ट्ज वाला ट्रांसफार्मर आकार में सबसे छोटा होगा। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि किस पर आधारित होती है। जिसके विकल्प हैं कूलॉम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम या किरचॉफ का नियम। जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि फैराडे के नियम पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जिसकी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, सिलिका जेल, निकल आयरन या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जिसका राइट आंसर है सिलिका जेल। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का एक पार्ट ब्रीदर होता है और इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल भरा होता है ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर जाने वाली वायु में नमी न हो। सिलिका जेल नमी को अवशोषित कर ट्रांसफार्मर के अंदर नमी मुक्त वायु प्रदान करता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। जिनके विकल्प हैं प्रत्यावर्तीय विद्युतीय फ्लक्स, प्रत्यावर्तीय चुंबकीय फ्लक्स, निरंतर चुंबकीय फ्लक्स या वर्धमान चुंबकीय फ्लक्स। जिसका राइट आंसर है प्रत्यावर्तीय चुंबकीय फ्लक्स यानी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है, यह केवल
प्रत्यावर्तीय चुंबकीय फ्लक्स अर्थात अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा ही एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड अर्थात पटलित क्यों होते हैं? जिनके विकल्प हैं ओमिया हानि को कम करना, सेकेंड हिस्टेरिसिस हानि को कम करना, आवृत्ति धारा अर्थात एडी हानि को कम करना, चौथा विकल्प है आवृत्ति धारा अर्थात एडी हानि और हिस्टेरिसिस हानि दोनों को कम करना। जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड करने का मुख्य कारण आवृत्ति धारा अर्थात एडी करंट हानि को कम करना होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड किया हुआ होता है ताकि एडी करंट लॉस को कम कर सकें। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरल रोधक की एक श्रेणी है? जिसके ऑप्शन है पैराफिन मोम, ट्रांसफार्मर ऑयल, वार्निश पेपर या अभ्रक माइका। जिसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर तेल। दोस्तों, ट्रांसफार्मर कार्य के दौरान गर्म हो जाता है, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर में अलग अलग विधियां प्रयोग की जाती हैं, जिसमें से एक विधि है ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल डालकर ठंडा करना। दोस्तों, ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या नाम होता है और ट्रांसफार्मर ऑयल को कैसे बनाया जाता है, यह सब कुछ मैंने एक वीडियो में बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर का सहायक भाग नहीं है? जिसके ऑप्शन है ब्रीदर, इंसुलेटर, बुशिंग और कंजर्वेटर। जिसका राइट आंसर है इंसुलेटर ट्रांसफार्मर का सहायक भाग नहीं है। दोस्तों, चित्र में देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर को दर्शाया गया है, यहां पर बुशिंग को दर्शाया गया है, यहां आप कंजर्वेटर को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक धारक ट्रांसफार्मर का भार अर्थात एक करंट ट्रांसफार्मर का भार किसमें अभिव्यक्त किया जाता है? जिसके विकल्प हैं एम्पियर, वोल्ट्स, वोल्ट्स एम्पियर या किलोवाट। जिसका राइट आंसर है वोल्ट एम्पियर्स। दोस्तों, एक धारक ट्रांसफार्मर अर्थात करंट ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर में अभिव्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर की शीतलन कूलिंग क्यों जरूरी है? जिसके ऑप्शन है हानियां कम करने के लिए, तापमान को घटाने के लिए, हीमिंग कम करने के लिए या कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए। जिसका राइट आंसर है तापमान को घटाने के लिए। दोस्तों, हम शीतलन का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर में होने वाले तापमान को घटा सके। अगला प्रश्न है, परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता कब उच्च होगी? जिनके विकल्प दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर है जब कुंडली हानि और लौ हानि बराबर होती है। दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता अर्थात इफिशियंसी तब उच्च होती है जब इसके कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, एक 25 केवीए एकल फेज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 250 चक्कर व द्वितीयक पर 40 चक्कर हैं। प्राथमिक को 1500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ा गया है। द्वितीयक के वोल्टेज क्या होंगे? दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले इसमें दिए गए डिटेल्स को लिख लेते हैं। इसमें हमको दिया गया है ट्रांसफार्मर की दक्षता 25 केवीए, प्राइमरी वाइंडिंग 250 टर्न, सेकेंडरी वाइंडिंग 40 टर्न, प्राइमरी वोल्टता 1500 वोल्ट और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी दोनों ही वाइंडिंग में एक समान रहेगी। इस प्रश्न में फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है। अब हम इसे हल करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज कितना होगा। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम ट्रांसफार्मर रेशियो के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद जरूर कर लें। ट्रांसफार्मर रेशियो का फार्मूला होता है K = ES/EP = NS/NP = IP/IS।
इस फार्मूले में यस का प्रयोग सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए तथा पी का प्रयोग प्राइमरी वाइंडिंग के लिए किया गया है। हम सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले में अपने वैल्यू को रख देते हैं। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला वोल्टेज ज्ञात हो जाएगा, जिसका सही आंसर 240 वोल्ट है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई परिणामित्र अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कॉइल तक क्या होती है? जिसके ऑप्शन है, आवृत्ति कम होती है, वोल्टता कम होती है, धारा बढ़ती है, वोल्टता बढ़ती है। जिसका राइट आंसर है वोल्टता बढ़ती है। दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग से द्वितीयक वाइंडिंग अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग तक वोल्टता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कार्रवाई के लिए किसकी जरूरत होती है? जिसके ऑप्शन है, अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स, बढ़ते चुंबकीय फ्लक्स, स्थिर चुंबकीय फ्लक्स या बदलते विद्युतीय फ्लक्स। दोस्तों, इसका सही आंसर है अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स। ट्रांसफार्मर कार्रवाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बना फ्लक्स में ईएमएफ प्रेरित करता है। ऑप्शन है, केवल ट्रांसफार्मर कोर में, प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही वाइंडिंग में, केवल प्राथमिक वाइंडिंग में या केवल द्वितीयक वाइंडिंग में। जिसका राइट आंसर है प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही वाइंडिंग में। दोस्तों, प्राथमिक वाइंडिंग से होकर जाते करंट द्वारा बनाया गया फ्लक्स प्राथमिक व द्वितीयक दोनों ही वाइंडिंग में ईएमएफ प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है? जिसके ऑप्शन है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, ऑटो ट्रांसफार्मर में, करंट ट्रांसफार्मर में या सभी तरह के ट्रांसफार्मर में। जिसका राइट आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर में। दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का एक भाग द्वितीयक वाइंडिंग के समान होता है। दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग पर प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग कार्य करती है। वाइंडिंग के कुछ भाग पर प्राइमरी वाइंडिंग तथा पूरी भाग पर सेकेंडरी वाइंडिंग प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के साथ साथ मोटर, अल्टरनेटर, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तृत पूर्वक समझते हुए हल करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सभी परीक्षाओं के नोट्स और ऑफिशियल पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके प्यार से ही तो चलता है ये यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।